हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे साइंस में चैप्टर 13 अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, और इसमें आज का टॉपिक है अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन किसे कहते हैं? तो देखो, उचित प्रबंधन द्वारा अपशिष्ट रहित विकास की कल्पना को मूर्त रूप देना अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। मैंने आपको अपशिष्ट प्रबंधन की परिभाषा बताई। इसमें मैंने कहा उचित प्रबंधन द्वारा अपशिष्ट रहित विकास की कल्पना को मूर्त रूप देना अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। सरकारी तंत्र, स्वयंसेवी संस्थाएं और नागरिकों के सहयोग से उचित अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सकता है। भारत में कुल 5161 नगर हैं, जिनमें 35 को महानगर का दर्जा प्राप्त है, 393 प्रथम श्रेणी और 401 द्वितीय श्रेणी के नगर के अतिरिक्त 20,000 से 50,000 की आबादी वाले छोटे नगर भी हैं। भारत में नगरों में प्रतिदिन लगभग 1 लाख टन अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। छोटे नगरों से निकलने वाले कूड़े को प्रति व्यक्ति औसत मात्रा जो है वो 0.1 किलोग्राम अर्थात 100 ग्राम है, जबकि बड़े नगरों से जो है प्रति व्यक्ति औसत अपशिष्ट जो है 0.4 से 0.6 किलोग्राम अर्थात 400 से 600 ग्राम जो है अपशिष्ट निकलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में छोटे नगरों से जो है प्रति व्यक्ति औसत कितना अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 0.1 किलोग्राम अर्थात 100 ग्राम। और ये क्वेश्चन बड़े नगरों के संदर्भ में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 0.4 से 0.6 किलोग्राम अर्थात 400 से 600 ग्राम। अपशिष्ट प्रबंधन को उचित मूर्त रूप देने के लिए जो है अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा सन 1975 में अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण हेतु एक कमेटी, जिसका नाम था शहरी अपशिष्ट समिति या इसे शिवरामन समिति के नाम से जाना जाता है, उसका गठन किया। और इसके प्रथम अध्यक्ष बी शिवरामन थे। समिति द्वारा अपशिष्ट नियंत्रण के लिए कई सुझाव दिए गए, जिनमें से कुछ निम्न है। नंबर 1, बड़े बड़े कूड़ेदानों की स्थापना करना। नंबर 2, मानव के मलमूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था करना। नंबर 3, नगरों में कूड़ा कचरा उठाने की व्यवस्था करना। नंबर 4, कूड़े के ढेरों को जलाकर भस्म बनाना आदि। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके। भाई, अपशिष्ट प्रबंधन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो यहाँ हम अपशिष्ट प्रबंधन के निम्न विधियों अर्थात तरीकों की चर्चा करेंगे। नंबर 1 है भूमि भराव। नंबर 2 है भस्मीकरण। नंबर 3 पुनःचक्रण। और नंबर 4 रासायनिक क्रिया से। पहले हम लेते हैं भूमि भराव। इसके अंतर्गत गैर उपयोगी खानों में अपशिष्ट को डाला जाता है। फिर इसमें मिट्टी को डाला जाता है, जिससे बनने वाली मीथेन गैस से विद्युत उत्पादन किया जाता है। यह अपशिष्ट निपटाने का कम खर्चे वाला बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है। मैं वापस से एक बार आपको भूमि भराव के बारे में बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो है खानों का या खनन रिक्तियों का उपयोग किया जाता है। यह अपशिष्ट निपटान का एक बहुत ही साफ और अपेक्षाकृत कम खर्चे वाला तरीका है, और अधिकांश देशों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन पुराने और गलत तरीके से भूमि भराव करने से पर्यावरण पर
उल्टे प्रभाव हो सकते हैं, जैसे हवा से कचरे के उड़ने, कीटों को आकर्षित करना, तरल का उत्पादन आदि। कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन से यहाँ मेथेन गैस बनती है और मेथेन से बदबू पैदा हो सकती है। यह वनस्पति को नष्ट कर सकती है और ये ग्रीन हाउस गैस है। आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी ग्रीन हाउस गैस का नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा मेथेन। इसके कोई दो दुष्प्रभाव लिखिए। नंबर 1, इससे बदबू पैदा होती है। नंबर 2, ये वनस्पति को नष्ट कर देती है। आधुनिक भूमिप्रवाह में नियोजित तरीकों से अपशिष्ट का निष्पादन किया जाता है। गड्ढों को मिट्टी से भर देते हैं और भूमिभ्राव गैस निकासी के लिए भूमिभ्राव गैस प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इस गैस को एकत्रित कर इस गैस से फिर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गया आपका पहला तरीका, भूमिभ्राव, और इसमें मेथेन गैस बनती है, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए कर लिया जाता है। अब नंबर 2 है भस्मीकरण। भस्मीकरण में क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत गैर उपयोगी पदार्थों अर्थात अपशिष्ट को जलाया जाता है। देखो नाम से पता चल रहा है, भस्मीकरण, भस्म करना यानी कि जला देना। तो इसके अंतर्गत अपशिष्टों को क्या किया जाता है? जलाया जाता है, जिससे वह ताप, गैस, भाप व राख में बदल जाते हैं। लेकिन ऐसा करने पर खतरनाक गैसें निकलती हैं और जो पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। यह पद्धति जापान में प्रचलित है। जापान में प्रचलित है। क्यों? क्योंकि इसमें कम भूमि की आवश्यकता होती है। इस पद्धति का मुख्य लक्षण है कि इसमें भूमि जो है वो कम मात्रा में आवश्यकता यानी कम भूमि की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या बताया, भस्मीकरण में क्या किया जाता है? अपशिष्ट पदार्थों को भस्म अर्थात जलाया जाता है और जलाने से क्या होता है? अपशिष्ट जो है ताप, गैस, भाप और राख में बदल जाते हैं। अब देखो आपने भस्मीकरण का उपयोग भी देखा होगा, छोटे स्तर पर व्यक्तियों द्वारा और बड़े स्तर पर इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। इसके द्वारा जो है जैव चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन के लिए एक व्यवहारिक पद्धति है। भाई जैविक जो चिकित्सा अपशिष्ट होते हैं उनको निपटान करने के लिए इसे एक व्यवहारिक पद्धति के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन गैसीय प्रदूषकों के कारण भाई इसका जब उपयोग किया जाता है तो गैसीय प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, जिससे इस पद्धति को एक विवादास्पद पद्धति माना जाता है। इसका उपयोग जापान जैसे देशों में ज़्यादा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि इसमें कम भूमि की आवश्यकता होती है। भाई इसमें कम भूमि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पुनः चक्रण। अपशिष्टों द्वारा पुनः उपयोगी वस्तुओं का बनाना। भाई अपशिष्ट से पुनः उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर लिया जाता है। यह विधि पुनः चक्रण कहलाता है। पुनः चक्रण किसे कहते हैं? अपशिष्टों द्वारा पुनः उपयोगी वस्तुएं बनाना पुनः चक्रण कहलाता है। एल्यूमिनियम के डिब्बे, इस्पात, एरोसोल के डिब्बे, प्लास्टिक, कांच की बोतलें, गत्ते, पत्रिकाएं, प्लास्टिक आदि का पुनः चक्रण किया जाता है। प्राकृतिक जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पेड़ पौधों की जो पदार्थ बचे रहते हैं, अपशिष्ट बच जाते हैं, वो बचा हुआ भोजन, कागज, ऊन आदि का प्रयोग जो है कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया में निकलने वाली मेथेन गैस से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो हमने पढ़ा पुनः चक्रण यानी अपशिष्टों द्वारा क्या किया जाता है? इसमें पुनः उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए एल्युमिनियम के डिब्बे, इस्पात, एरोसोल के डिब्बे, प्लास्टिक, कांच की बोतलें, गत्ते के डिब्बे, पत्रिकाएं, प्राकृतिक जैविक अपशिष्ट पदार्थ, पेड़ पौधों की बची सामग्री, बचा हुआ भोजन, कागज, ऊन आदि सभी का उपयोग करके जो है आदि सभी का पुनः चक्रण कर लिया जाता है। जैसे पेड़ पौधों से बची हुई वस्तुएं, बचा हुआ भोजन, इनसे कंपोस्ट खाद,
वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में जो मीथेन गैस निकलती है उससे विद्युत उत्पादन कर लिया जाता है। तो देखो, कृषि अपशिष्ट के लिए भी पुनर्चक्रण एक उपयोगी विधि है। रासायनिक क्रिया द्वारा अनेक अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट किया जाता है अथवा उनको पुनः उपयोगी बनाया जाता है। अन्य उपाय, नंबर 1, गहरे महासागरों में अपशिष्टों को डाला जाता है। नंबर 2, हड्डियों, वसा, पंख, रक्त आदि पशु अवशेषों को पकाकर चर्बी प्राप्त की जाती है और इस चर्बी का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है, चर्बी कैसे प्राप्त होती है और इसका क्या उपयोग है? तो हड्डियों, वसा, पंख, रक्त आदि पशु अवशेषों को पकाकर चर्बी प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है तथा इसके प्रोटीन अंश वाला भाग पशु चारे के रूप में दिया जाता है। कूड़े कचरे को इत्यादि दाब देकर ठोस ईंटों में बदला जाता है। नेक्स्ट है, नगरीय जल मलमूत्र को नगर से दूर गड्ढों में डाला जाना चाहिए ताकि फिर शुद्धिकरण करके इसे सिंचाई करनी चाहिए। इसके लिए सीवरेज प्लांट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को ऐसी तकनीक बतानी चाहिए ताकि वे अपशिष्टों को नष्ट कर सके व पर्यावरण भी दूषित ना हो। नेक्स्ट है, अपशिष्टों के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। यदि प्रत्येक नागरिक अपने अपशिष्टों को दूसरे के घरों व नालियों व बाहर सड़कों व रास्ते पर न फेंके, उसको उचित स्थान पर एकत्रित कर दें तो अपशिष्ट की समस्या स्वतः ही कम हो जाएगी। इसी प्रकार नगर पालिका के कर्मचारियों को भी अपनी उदासीनता त्यागनी होगी। उनको अपने कार्य के प्रति कुशल व कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा। पर्यावरण सभी की विरासत है, इसे हम मिलकर सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पुनः उपयोग, कम उपयोग व पुनःचक्रण द्वारा अर्थात 3R सिद्धांत द्वारा अपशिष्ट की मात्रा में कमी लाई जा सकती है। अब देखो कुछ विशेष बिंदु यहाँ तक के। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण के लिए भस्मीकरण तकनीक अपनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है भी ये, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा भस्मीकरण। धात्विक अपशिष्ट का उपचार किस विधि द्वारा किया जाता है या निष्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा पुनःचक्रण। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड व CFC, पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नहीं 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए, तो आपका आंसर हो गया मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। घरेलू अपशिष्ट व कृषि अपशिष्ट से जैविक खाद बनाई जाती है। अब देखो यहाँ कुछ जैविक खाद दिए हुए हैं। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे बनाई जाती है? कृषि अपशिष्ट, सब्जी व फलों के टुकड़े, पशु गोबर, मलमूत्र आदि को गड्ढे में डालकर उसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। ये केंचुए इसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर गोलियों के रूप में मल त्यागते हैं। इसे ही जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार की गई? कृषि अपशिष्ट, सब्जी व फलों के टुकड़े, पशु गोबर, मलमूत्र आदि को गड्ढे में डालकर या उसका ढेर लगाकर उसमें केंचुओं को छोड़ दिया जाता है। केंचुए इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर मल के रूप में, गोलियों के रूप में मल त्याग करते हैं और यही क्या है? वर्मी कंपोस्ट होती है। बायोगैस, गोबर, घरेलू अपशिष्ट, जीव जंतुओं के अपशिष्ट, मानव मलमूत्र, कृषि अपशिष्ट अर्थात जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों को गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल देते हैं। फिर वायु की अनुपस्थिति में जीवाणु इनका अपघटन करते हैं, जिससे बायोगैस या इसे जैव गैस भी कहते हैं बनती है। और बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मेथेन। इसमें मुख्य रूप से लगभग 75% जो है मेथेन पाई जाती है। तो ये हो गई जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस।
तो देखो हमने कृषि अपशिष्ट या घरेलू अपशिष्ट का उपयोग किस लिए कर लिया हमने, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए और बायोगैस निर्माण के लिए, और ये दोनों ही चीज़ पुनः चक्रण में आती हैं। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट। ऐसे अपशिष्ट जो ठोस होते हैं ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे खदानों का मलबा, रुई, पट्टियाँ, सिरिंज, प्लास्टिक की बोतलें, कांच, धातु के टुकड़े, कागज, गत्ता, कपड़े, राख आदि, ये सभी क्या है, ये सभी ठोस अपशिष्ट हैं। ये सभी क्या है, ठोस अपशिष्ट। अब देखो अपशिष्ट प्रबंधन में आपका सहयोग, भाई आप कैसे सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आम व्यक्ति अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग नहीं करेगा तब तक अपशिष्ट निपटान संभव नहीं है। इसलिए अपशिष्ट प्रबंधन में आपका सहयोग अति महत्वपूर्ण है। अधिकतर अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य गांवों में ग्राम पंचायत तथा कस्बों में नगर पालिका करती है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें घर का कचरा एक पात्र में इकट्ठा करना चाहिए, फिर इस कचरे में से रोटी, सब्जी व फल के छिलके आदि पशुओं को डाल देने चाहिए। इस कचरे में से जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट व अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग करना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उपयोग हम जैविक खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में भी ऐसे अपशिष्ट को अलग कर लेना चाहिए जिनका पुनः चक्रण संभव हो, ताकि उनका पुनः चक्रण द्वारा पुनः उनसे नई वस्तुएं बनाई जा सके। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों को गड्ढे में मिट्टी के साथ डालकर खाद बनाना चाहिए। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों से पुनः चक्रण वाले पदार्थों को कबाड़ियों को बेच देना चाहिए, जैसे कांच, प्लास्टिक, पीतल, तांबे के टूटे पात्र, धातु के पात्र आदि। कुछ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे अखबार, रद्दी को भी कबाड़ियों को बेच देना चाहिए, ताकि इनको गलाकर पुनः नई वस्तुएं बनाई जा सके। घर व दुकान के बाहर एक कचरा पात्र होना चाहिए। सरकार ने नगर पालिका क्षेत्र में कचरा गाड़ी लगा रखी है, उसमें प्रतिदिन कचरा डालना चाहिए। ये गाड़ी कचरे को एक निश्चित स्थान पर डालकर फिर उस कचरे का कर्मचारियों व मशीनों के द्वारा उचित निपटारा व निष्पादन किया जाता है। इस प्रकार से आप भी जो है अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग कर सकते हैं और देश के एक श्रेष्ठ नागरिक सिद्ध हो सकते हैं। अब देखो इस अध्याय में से मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है, माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है, और बोर्ड परीक्षा के पेपर में क्वेश्चन नंबर 21 इस चैप्टर से आता है। जैसे हम यहाँ कुछ प्रश्न ले रहे हैं, 2018 की माध्यमिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, अपशिष्ट किसे कहते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन के 2 तरीकों को समझाइए। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपको आ गया होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अपशिष्ट किसे कहते हैं और अपशिष्ट प्रबंधन के 2 तरीके कौन कौन से हैं। तो आंसर में लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, अपशिष्ट किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ या उत्पाद को अपशिष्ट कहते हैं। अब देखो निपटान के लिए जो है हमने यहाँ 4 विधियाँ इस चैप्टर में पढ़ी है। पहली विधि पढ़ी भूमि भ्राव, दूसरी पढ़ी भस्मीकरण, तीसरी विधि पढ़ी पुनःचक्रण और चौथी विधि जो हमने पढ़ी रासायनिक क्रिया से। आप इनमें से किन्हीं भी 2 विधियों का वर्णन यहाँ कर सकते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, पहली विधि भूमि भ्राव, ये अपशिष्ट निपटान का एक बहुत ही साफ और कम खर्चे वाला तरीका है। भूमि भ्राव में गड्ढों में कूड़ा डालने के बाद ऊपर से निश्चित मात्रा में प्रायः मिट्टी डाल दी जाती है। भूमि भ्राव के चारों तरफ चिकनी मिट्टी भी डालने का प्रावधान है, इससे दुर्गंध और जीवाणु के प्रसार को रोका जाना संभव है। ये एक प्रकार से कंपोस्टिंग की व्यवस्था होती है। इससे नए पौधों के पोषण को तो बल मिलता ही है, खाली पड़े गड्ढों को भूमि भ्राव के बाद उपयोग में लाने की संभावना भी बढ़ जाती है। भूमि भ्राव गैस निकासी के लिए भूमि भ्राव प्रणाली स्थापित की जा सकती है और इस गैस को एकत्रित करके इस गैस से जो है विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।
दूसरी विधि हम ले रहे हैं आप भस्मीकरण। भस्मीकरण देखो नाम से पता चल रहा है, यानी कि भस्म करना, इसमें अपशिष्टों को जलाकर नष्ट किया जाता है। भस्मीकरण में अपशिष्टों को आग लगाकर जला दिया जाता है। इस विधि में वायु प्रदूषण की अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण यह विधि अधिक व्यापक नहीं हो पाई, परंतु प्लास्टिक के थैलों, अस्पतालों से निकलने दवाओं के खाली गत्तों, ऑपरेशन थिएटर में उपयोग में लाने के बाद फेंके जाने वाले सामानों के निस्तारण की कोई अन्य तरकीब भस्मीकरण के अतिरिक्त उपलब्ध नहीं है। भस्मीकरण खर्चीली प्रणाली भी है। कृत्रिम वस्तुओं के निपटान के लिए एक प्रणाली उपयोग में ली जाती है, यानी कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट निस्तारण की एक उपयुक्त विधि मानी जाती है। हालांकि गैसीय प्रदूषण के कारण इसमें जो है वायु प्रदूषण होता है, इसलिए विवादास्पद पद्धति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक पूरक परीक्षा 2018 में पूछा गया, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं? प्लास्टिक मानव व अन्य जीवों के लिए घातक है, समझाइए। तो देखो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट किसे कहते हैं? हेडिंग बनाएंगे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों अर्थात सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे कृषि अपशिष्ट, रक्त, मांस, रुई, कागज आदि क्या है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं। अब प्लास्टिक का मानव व अन्य जीवों के लिए घातक प्रभाव। प्लास्टिक जो एक पेट्रोलियम आधारित उत्पाद है, इससे हानिकारक विषैले पदार्थ जल के स्रोतों तक पहुंच जाते हैं, जिनसे कई प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। प्लास्टिक के ज़्यादा संपर्क में रहने से खून में थैलेटस की मात्रा बढ़ जाती है। भाई प्लास्टिक के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं तो खून में थैलेटस की मात्रा बढ़ जाती है। इससे गर्भवती महिलाओं की शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है, प्रजनन अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक उत्पादों में प्रयोग होने वाला बिस्फेनॉल रसायन शरीर में मधुमेह और लिवर एंजाइम को असंतुलित कर देता है। इस प्रकार से प्लास्टिक उत्पाद जो है मानव व अन्य जीवों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है? यहाँ हमें चिकित्सा क्षेत्र में जैव चिकित्सकीय अपशिष्टों के नाम लिखने। मुझे उम्मीद है कि आप ये निश्चित रूप से कर लेंगे। नहीं आते हैं आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं इनके आंसर आपको बता दूंगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से कर लेंगे। संक्षिप्त में मैं इनके उत्तर बता रहा हूँ, आपको विस्तार से नहीं करने हैं। तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्टों के इसमें नाम लिखने हैं। इनसे होने वाले दो रोगों के नाम, तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट से होने वाले दो रोग हेपेटाइटिस बी, टिटनेस लिख सकते हो आप। यहाँ भस्मीकरण विधि का यहाँ वर्णन करना है। तो माध्यमिक परीक्षा 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 3 भाग हो गए। पहला जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट जैसे रक्त, मांस के टुकड़े, संक्रमित ऊतक, अंग सभी क्या है? जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट है। फिर दूसरा भाग 2 रोगों के नाम, हेपेटाइटिस बी और टिटनेस। फिर तीसरा भाग भस्मीकरण विधि को यहाँ आपको समझाना है। माध्यमिक पूरक परीक्षा 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था वो है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की परिभाषा लिखनी है। तो आप लिख सकते हो वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक व धातु से बनी वस्तुएं। फिर देखो इसके बाद ये कह रहा चिकित्सा के क्षेत्र में निस्तारित अजैव निम्नीकृत अपशिष्टों के नाम। भाई चिकित्सा क्षेत्र से जो अजैव निम्नीकृत अपशिष्ट निकलते हैं वो लिखने। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ ट्यूब, सिरिंज, दवाई की बोतल, दवाइयों के रैपर आदि। फिर देखो नेक्स्ट इसमें पूछा है भूमि भराव विधि द्वारा निस्तारण की प्रक्रिया। भूमि भराव विधि का वर्णन पूछा है। तो इसके भी 3 भाग थे, आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है कृषि अपशिष्ट किसे कहते हैं? यहाँ हमें कृषि अपशिष्ट के बारे में बताना है। कृषि के उपरांत बचा भूसा, घास फूस, पत्तियाँ, डंठल आदि एक स्थान पर एकत्रित कर दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं। ये कृषि अपशिष्ट बरसात के पानी से सड़ने लगते हैं। तो यहाँ कृषि अपशिष्ट क्या क्या हो गए?
कृषि के बाद बचा हुआ भूसा, घास फूस, पत्तियाँ, डंठल आदि, ये सभी क्या है? कृषि अपशिष्ट है। इसके निस्तारण की कोई 2 विधियाँ समझाइए। आप यहाँ भूमि भराव विधि को समझा सकते हैं और दूसरी विधि पुनःचक्रण, पुनःचक्रण में वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस के निर्माण को भी समझा सकते हैं। और इसी के साथ आपका अध्याय 13 अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन समाप्त होता है और नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।